नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे शो में योग है जीवन। आज हम डिस्कस करेंगे योगा फॉर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है हमारे अंतर बॉडी, जो इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको हम कैसे क्लेंस कर सकते हैं। हमारे शो की शुरुआत हमेशा मंत्र उच्चारण और प्रेयर से करते हैं हम। आप भी मेरे साथ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने ध्यान को ले आएं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम, मैं किरण मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ दोबारा से। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, योगा फॉर डिटॉक्स। डिटॉक्स देखा जाए तो कहते हैं एक क्लेंसिंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस। किस चीज़ की क्लीनिंग? आपके बॉडी के इंटरनल क्लीनिंग की बात हम करते हैं। और योग के द्वारा हम बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में डेली अभ्यास करके अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स करना एक डेली प्रोसेस है। बहुत लंबे समय तक हम चीज़ों को बॉडी में होल्ड करके रखेंगे तो वो डिज़ीज़ का रूप ले लेती हैं। बहुत लंबे समय तक बॉडी का एसिडिक रहना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। योग आसन करके हम अपने ऑर्गन्स, अपने हार्ट, अपने लंग्स, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास सब पे काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे आंतें भी साफ़ हो सकती हैं। तो डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स को हम जैसे कहें एक साधारण से भाषा में, जैसे हम नहा लेते हैं तो हमारी बॉडी बाहर से क्लीन हो जाती है, इसी तरह से योग के आसन करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है। जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो एक्टिव होते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाता है तो वो अपना काम ऑप्टिमम करते हैं। उनके ऊपर एक लेयर होती है फैट की, जो कि देखा जाए ओबीस पीपल हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो खाते हैं और अपना दिन ऐसे ही व्यतीत करते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो फैट की लेयर इकट्ठा हो जाती है। उसे हमें बहुत ही आसानी से योग करके अपने ऑर्गन्स को एक्टिव करके उस लेयर को हटाना है, और हटा के तभी वो ऑर्गन अपना बेस्ट हमारे बॉडी को सपोर्ट कर पाएगा। योगा फॉर डिटॉक्स एक प्रोसेस है जो डेली होना चाहिए, मिनिमम 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स। आजकल पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी एक्सट्रीम हो रखी है कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रीदिंग में इश्यूज़ है। ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग्स इशू हो गया, ब्रीदिंग चैनल सारे चोक हो जाते हैं, लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि हम वायु के माध्यम से अपने बॉडी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ले लेते हैं और हम उसे बॉडी से एक्सेल नहीं कर पाते। इस कारण लॉन्गर रन में, लंबे समय तक ऐसी चीज़ें होने से बॉडी का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं। एजिंग बहुत तेज़ी से आती है बॉडी में। आप होंगे 20 साल के, बट आपके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली क्लेंस ना होने के कारण वो 40 इयर्स के आते हैं। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप कराएंगे जिसे बॉडी कॉम्पोजिशन कहते हैं। आप उस टेस्ट के माध्यम से अपने ऑर्गन्स की एज पता कर सकते हैं कि आपके ऑर्गन्स की एज क्या है। आपकी बायोलॉजिकल एज हो सकती है 20, 30, 25, लेकिन उस टेस्ट में पता चलेगा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके हार्ट, आपका लिवर, आपका किडनी, आपके मल्टीपल ऑर्गन्स आपके बॉडी में, वो 40, 50 ऐसे एज पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उन पे ध्यान नहीं देते। और वो जब से हम इस दुनिया में आए हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, बिना स्टॉप किए काम कर रहे हैं। तो क्या हमारा ज़रूरत नहीं है कि हम उन पे ध्यान दें और अपने बॉडी को क्लेंस करें? योगा के माध्यम से बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ही आसान और सरल है। कोई ज़रूरत नहीं है आप बहुत ही एक्सट्रीम पोस्चर्स करें। छोटे छोटे पोस्चर्स करके
30 to 40 सेकेंड होल्ड करके आप इन चीज़ों को बहुत ही ईजीली अपनी लाइफ में ला सकते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखें, पेट खाली होना चाहिए। भरे हुए पेट पर योग अभ्यास नहीं किया जाता। पेट हल्का होगा और तभी आपकी जो ब्रेथ है वो डीप जाएगी, ऑर्गन्स तक जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपकी बॉडी की एनर्जी फोकस्ड रहेगी जो आप कर रहे हैं वहीं पे। प्रैक्टिस चालू करने से पहले योग में हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करने के लिए आप एक मैट ले लें, बैठ जाएं, 2 से 3 मिनट अपने प्राणवायु पे ध्यान दें। 10 से 15 डीप ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग करने से आपकी माइंड, बॉडी और ब्रेन अलर्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड का कैरियर है, तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। तो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग करें प्रैक्टिस से पहले। कैसे करना है? रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिए। आप अगर नीचे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है, आप किसी चेयर पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, अपने बेड पे बैठ जाइए। जिसकी एज ज़्यादा है वो लेट के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्रीदिंग की। बैठ के अपने एक हाथ को अपने नाभि पे रखिए, दूसरे हाथ को अपने सीने पे रखिए। आंखों को बंद करिए और गहरी लंबी श्वास लीजिए। आपकी श्वास की जो गति है वो निरंतर होनी चाहिए। आपका इनहेलेशन, आपका एक्सहेलेशन एक रेशो में होगा। आप फील करेंगे कि जब आप ब्रेथ ले रहे हैं तो आपका टमी बाहर आ रहा है और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका टमी अंदर जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर है और आपका ऑक्सीजन इनटेक प्रॉपर है। इसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और किसी भी योग अभ्यास से पहले और योग अभ्यास करने के लास्ट में हम इसे ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं। 2 से 3 मिनट से आप शुरुआत करिए। 5 to 7 मिनट के स्ट्रेच पर आप इसे कर सकते हैं। ये एक इंस्टेंट वे है आपकी बॉडी को एनर्जेटिक करने का। इसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे, जॉइंट मूवमेंट्स। योग प्रैक्टिस से पहले जॉइंट मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि 3 से 4 मिनट में हम कर लेंगे। आइए जॉइंट प्रैक्टिस करें। पैरों को सीधा करके बैक को स्ट्रेट रखेंगे, टोस को नीचे करेंगे, ऊपर, सिर्फ टोस को। अब टोस को स्ट्रेच कर दीजिए जैसे इनमें स्पेस आ जाए। इनमें इतना स्पेस आना चाहिए कि आपके फिंगर्स आसानी से आप इनमें रख पाओ। इससे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपके एंड पॉइंट्स तक जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जाने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम फील होती है कि पैर में ठंडक रहती है, पैर गर्म नहीं होते। तो पैर के एंड में हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, तो हमें उन पे काम करना है। सेकंड, हमारे एंकल्स, हाथों को बगल में रख दीजिए। फ्रंट बैक, फ्रंट बैक 10 टाइम्स। इसके बाद इन आउट, थोड़ा सा स्पेस देंगे। इसके बाद दोबारा बैठ के अपने नीज को बेंड करेंगे, अपने पंजों को नीज के नीचे रखेंगे और एंकल रोटेशन करेंगे। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों। और उसके बाद नी मूवमेंट 15 से 20 बारी इसे प्रैक्टिस करना है दोनों पैर से। आप सीक्वेंस याद रखें, टो से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, इसके बाद अपने पंजों को रख लें, हाथ को नीचे रखें, अपने नी को फ्लोर के साइड पुश करें।
इन सारी एक्सरसाइज को हम लेफ़्ट पैर पे भी करेंगे। और जब ये दोनों पैर से आपने कर लिया हो 2 मिनट के अंदर, उसके बाद हम करेंगे बंद कोणासन, जिसे हम बटरफ्लाई पोस्चर कहते हैं। अगर आपका पैर बहुत पास नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगर वो आगे है तो आपके नीज ऐसे उठ जाएंगे, जो कि धीरे धीरे समय के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे वो नीचे जाएंगे। इस एक्सरसाइज से रीढ़ की हड्डी और हमारा पेल्विक जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहता है, लोअर बैक रिलीज होती है और स्टिफनेस कम होती है लेग्स में। एक मिनट तक इसे प्रैक्टिस करें। और अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट में नीज को एक साथ लेके आएं, अपनी छाती के पास रखें, हाथों को साइड में प्रेस कर दें। आपकी नी, आपके एंकल प्रेस रहेंगे। इसे भी 10 बार करें। और अब हम करेंगे 90-90, जिसमें हम अपने पैरों के पंजों को खोल देंगे। इसमें आपकी पैर का एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और रिलीज। इसके बाद आप ध्यान से बैठ जाइए। अब हम साइड स्ट्रेच करेंगे। दस से 12 बार इन्हें भी करिए। उसके बाद अपने हाथों को, फिंगर्स को ऐसे करके छत की तरफ ले जाएं, लंबी गहरी सांस लें और होल्ड करके रखें और एक्सेल कर दें। धीरे से श्वास लेते हुए छत की तरफ देखें और एक्सेल। छत की तरफ देखें और एक्सेल। एक बार और रिलीज। ये सारी एक्सरसाइजेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, क्योंकि हम अपने बॉडी को अन्य योग आसन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई भी बड़े आसन करने से पहले जो थोड़े से स्ट्रांग हो, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा ले, जिसमें मरोड़ करनी है, ट्विस्ट करना है, उसके पहले हमें अपने जॉइंट्स को ओपन करना है। बिना जॉइंट्स ओपन करे अगर आप कर रहे हैं तो आपको इंजरी हो सकती है। आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो बेसिक स्ट्रेचेस मैंने आपको बताए हैं, इससे आप मेजर आसन करने के पहले कोशिश करिए कि 3 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें और इसे बिना करे आप अपने आसन की तरफ ना बढ़े। अगर आप ये करके करते हैं तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। आप फील करेंगे आपके बड़े आसन जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं वो अच्छे होंगे, कोई इंजरी नहीं होगी और बॉडी में एक वार्मनेस, जो बोलते हैं बॉडी में गर्माहट फील होगी। मसल्स आपके लूज हो चुके होंगे। इस सेगमेंट में हम आपको योग आसन सिखाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पोस्चर्स आप प्रैक्टिस करके अपने ऑर्गन्स को डिटॉक्स करते हैं। इसके लिए आपको खड़े होना होगा। बहुत ही आसानी से आप खड़े हो जाइए। हम आर्म रोटेशन करेंगे आर्म्स को वार्म अप करने के लिए 10 से 15 बार। हाथों की क्लैपिंग करेंगे।
स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे जिसे कटी चक्रासन कहते हैं। पंजों को खोल लीजिए, ध्यान से करें। अगर आपको लाइट हेडेड फील होता है या वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो आप इस ट्विस्ट को बहुत ही धीरे करें। लेकिन आप नंबर्स को इंक्रीज कर दीजिए। जैसे अगर हम करेंगे 12 से 15 बार तो आप कर लीजिए इसे स्लो 25 बार, क्योंकि आपकी बॉडी में वार्म होने में टाइम लगेगा। रिलीज। दूसरा आसन है, हमारे पेट को एक्टिव करने के लिए अपने पंजों को ऐसे कर ले, टमी पर रखें। 20 से 25 बार। आपका हाथ नीचे नहीं जाएगा, आपके नी इस पे हिट करेंगे, तभी आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया एक्टिव होगा। ये बहुत अच्छा कार्डियो है, इससे आपकी हार्ट रेट भी इम्प्रूव होती है। एक तरह की कार्डियक एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज, आप अपनी नी को चेस्ट पे प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। और रिलीज। दोनों पैर से इसे करना है। 10 सेकेंड होल्ड करें, जिससे आपकी एब्डोमिनल मिड सेक्शन में जो ऑर्गन्स है वो एक्टिव हो जाए। इसके बाद आप अपने पैरों को खोलेंगे और थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें और बीच बीच में पॉज लेते रहें। योग अभ्यास में पानी पीना मना होता है। पानी इसलिए नहीं पीना जाता क्योंकि बॉडी अपने आप को क्लेंस कर रही होती है। तो अभ्यास आपके प्रैक्टिस के बाद ही पानी ग्रहण करें। पैर को सीधा कर लें और अब हम करेंगे पादहस्तासन। अगर आपको नी में इशू है, नी में कोई पेन है, तो आप नी बेंड करके जाएंगे। अपने हाथों को ऊपर करें, गहरी लंबी श्वास लें और एक्सेल करते हुए अपने हथेलियों को, पंजों को साइड में प्रेस कर दे। इनहेल करते हुए वापस आए, चिन को उठाएं और धीरे से कमर पे हाथ रखते हुए छत की तरफ देखें। और रिलीज। इसे भी हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने राइट हैंड को अपने राइट एड़ी पे रखें और लेफ्ट हाथ को ऊपर रखें और इसे धीरे धीरे चेंज करते रहें। इसे आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। अब आप वज्र आसन में बैठेंगे। अपने पैरों को पास लाएं और अपनी एड़ी पे बैठ जाएं। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अपने नीज पे खड़े रहें, यहाँ पे कुशन रख लें और थोड़ी सी हाइट ऊपर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी बैठ सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, अपने श्वास को निरंतर करें। अब हम बालासन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। श्वास रिलीज करते हुए आगे की तरफ ले जाएं। अगर आपका टमी बड़ा है और वो प्रेस होता है तो आप अपने नीज को ओपन रख सकते हैं। वैसे तो मैं नीज क्लोज करके करना चाहूँगी क्योंकि करेक्ट पोस्चर यही होता है, लेकिन अगर बॉडी की लिमिटेशंस है और नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्पेस दे सकते हैं।
वापस आए, दूसरी ओर जाएं, दोबारा सेंटर आए और एक मुट्ठी बनाकर अपने फोरहेड को उस पर रेस्ट कर दें। यहाँ पे 5 से 7 गहरी लंबी श्वास लीजिए और वापस आइए। इसके बाद हम अपने पैरों को रिलीज करेंगे। आपको ध्यान होगा कि योगा एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस होता है। आसन के एक सीक्वेंस होते हैं जो कि ट्रेनर और गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। आप अपने मन से या अपनी कोशिश करके कोई भी गलत सीक्वेंस प्रैक्टिस ना करें और किसी योगाचार्य के थ्रू ही प्रैक्टिस करें, या तो आप कहीं से भी वीडियोस लेके प्रैक्टिस ना करें, सेल्फ प्रैक्टिस ना करें, इससे हानि होती है। अपने नी को बेंड करिए, चेस्ट के क्लोज लाइए और इसे अपने ऑपोजिट हैंड से पकड़ लीजिए। अगर आपका राइट नी है तो आप लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन सीधी रहे, एक्सेल करते हुए वापस आएं और इस पैर को पीछे की तरफ मोड़ दें। और अब हमें आगे की तरफ बेंड होना है। अगर आपका पेट है वो आपको अलाव नहीं कर रहा है तो आप अपने हाथों को ऐसे करके फॉरवर्ड फोल्ड हो जाइए। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो वो ज़रूर हो जाएगी। इनहेल और एक्सेल। इनहेल और एक्सेल। किसी भी आसन में आप जा रहे हैं और जहाँ प्रेशर लग रहा है आपको एक्सेल करके जाना है और इनहेल करते हुए रिलीज करना है। इस 2 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है अगर आप डिटॉक्स वाले आसन कर रहे हैं जहाँ पे आपके ऑर्गन्स को प्रेशर पड़ रहा है। इस पैर को रिलीज करेंगे, आप चाहिए तो सपोर्ट दीजिए या तो जस्ट इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, इससे आपकी नी एंकल की मोबिलिटी बनी रहेगी। दूसरी तरफ भी करना है, लेकिन हम बढ़ते हैं तीसरे आसन की तरफ। तीसरा आसन है, अपने फुट को बेंड कर दीजिए, हाथ को ऊपर कर लीजिए और उसके बाद एक्सेल करते हुए आगे जाएं। इनहेल करते हुए वापस आएं और एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे कर दें। इस पैर को सीधा करें और लेफ्ट पैर को बेंड करके इस आसन को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। एक्सेल करते हुए वापस जाएं, इनहेल करते हुए आसन से बाहर निकले, अपने आप को रिलीज करें। इस बात का खासा ध्यान रखें। तीसरा आसन हम करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मत्स्य आसन। तो हम अपने लेफ्ट फुट को बेंड करके राइट हिप के नीचे रखेंगे और अपने राइट फुट को बेंड करके लेफ्ट नी के बगल में रखेंगे। ये आसन बहुत ही अच्छा है, आप इसे प्रैक्टिस करिए। और एक ट्विस्ट करेंगे। ये ट्विस्टिंग साधारण है, बिगनर्स के लिए है। आपको अगर एडवांस ट्विस्टिंग करनी है तो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। श्वास का ध्यान रहे, कभी भी अपने ब्रेथ को होल्ड ना करें। 3 से 5 ब्रेथ हर आसन में प्रैक्टिस करें। एक्सेल करते हुए पहले गर्दन को घुमाएं और ट्विस्ट करते वक्त आप फील करेंगे आपके बैक, आपका एब्डोमेन एरिया, आपका लीवर, सब ऑर्गन्स एक्टिव हो रहे हैं।
जो हम एडवांस स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हैं उसमें क्या करना है, अपनी घुटनों को टाइट रखें, उसे फॉल ना होने दें। और फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर करें, एक्सेल करें और फिर एंकल को पकड़ लें। एक्सेल करके वापस आएं। आसन को होल्ड करते हुए श्वास का ध्यान रखें, ब्रेथ को होल्ड ना करें। पैरों को रिलीज करें, शेक करें, दोनों साइड से रिपीट करें और उसके बाद एक पॉज लेके बंद कोणासन प्रैक्टिस करें। पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें और अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, जिसमें हमारा डाइजेशन बेटर होता है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके जाएं और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ तक रीच करें। अगर आपकी बॉडी, आपका फोरहेड, आपका हाथ नहीं आता तो आप ऐसे कर लें। सिर्फ आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपका पेट, आपका ऑर्गन्स एक्टिव फील करे, स्ट्रेच आए, इस पर थोड़ा सा दबाव बने और इसके लिए आपका पेट का खाली होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने कोई लिक्विड पदार्थ लिया है, कोई जूस, फ्रूट या फिर कॉफ़ी, टी ली है तो उससे भी 1 घंटे का गैप मेंटेन करें। इस आसन को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें। इनहेल करके वापस आएं और एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे कर दें। इस आसन को 3 बार दोहराएं और इसके बाद आप अपने आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, जिससे सिम्टम्स पे बात करेंगे कि कब आपको फील हो कि आपको ऑर्गन्स की डिटॉक्स करने के लिए योग का अभ्यास करना ज़रूरी है। हमारी बॉडी बहुत सारे सिग्नल्स हमें देती है, बट हम उसे रीड ही नहीं कर पाते। हमें लगता है अरे यूं ही तबीयत ख़राब है, सो लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, या कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन हर वक्त वो ज़रूरी नहीं होता है। बॉडी में पेन रहना, अननेसेसरीली जब शाम होने लगे तो ऐसा लगे कि एनर्जी ज़ीरो हो गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स है वो मेंटेन होने चाहिए सुबह से लेके सूर्यास्त तक। आपको रात मिलती है बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, लेकिन जब हम फील करते हैं कि आफ्टरनून के बाद हम थक गए हैं, अब हमसे काम नहीं हो सकता, हमारे एनर्जी लेवल ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी ऑप्टिमम काम नहीं कर रही है। या तो आप ऑक्सीजन प्रॉपर्ली इनहेल नहीं कर रहे, या तो आपका फूड इतना इनटेक गलत है कि आपको वो लेज़ी की तरफ लेके जा रहा है, या फिर वो आपको वो न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं कर रहा है। दूसरी आदत, बहुत ज़्यादा मीठा और नमकीन खाना और उन चीज़ों को नोटिस करना कि मेरा भोजन गलत है, ये पहला सिग्नल होता है कि हमारे बॉडी उसको नोटिस कर ले। बहुत ज़्यादा नमक आपको वाटर रिटेंशन की तरफ लेके जाता है, जो आपको शुगर क्रेविंग देता है। कि दोनों चीज़ें इतनी कनेक्टेड होती हैं कि हमें आइडिया ही नहीं लगता। कभी कुछ मीठा खाया तो नमकीन खाने का मन करता है, नमकीन खाया तो मीठा खाने का मन करता है। ये चीज़ें कनेक्टेड होती है। एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट अपने फूड से कट डाउन करिए। आप फील करेंगे बॉडी का सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो बेस्ट काम करेगा और बॉडी की जो साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप अपने वेट को प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे, आपकी स्लीप पैटर्न को मेंटेन कर पाएंगे जब आपका बॉडी का सोडियम लेवल बिल्कुल ठीक होगा। सेकंड चीज़, भूख ना लगना समय पर। जब सूर्य उदय होता है तो उसके 1 या 2 घंटे पश्चात हमें
हल्का सा कुछ अपने बॉडी को देना होता है जिससे हमारी एनर्जी एक्टिव हो। बट कभी कभी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें तो भूख ही नहीं लगती सुबह उठ के 4 या 5 घंटे बाद तक वो कुछ नहीं लेते, जिससे क्या होता है, मसल लॉस होती है। बॉडी को जो चाहिए एनर्जी उसको वर्क करने के लिए वो तो उसे चाहिए ही होती है, तो वो यहाँ वहाँ से पुल करती है। उस एनर्जी के कारण लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। बॉडी सिग्नल भेजता है कि आप फैट जनरेट करो, और लीवर के पास जो भी ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर होने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसे बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, तो हम अपने एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, तो मोटापा आता है। ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है वेट का। अगर आप अपना भोजन टाइम से लें तो आपका वेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। हालांकि उस भोजन का जो प्रपोर्शन है, जो कंटेंट है, वो बिल्कुल आपके कैलोरी इनटेक पर डिपेंड करता है। अगर आप एक्टिव हैं तो 2000 कैलोरीज, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप बुढ़ापे हैं, तो सिर्फ आपको मेंटेनेंस के लिए फूड चाहिए होता है जो कि 1500-1600 कैलोरीज से भी पूरी हो सकती है। बच्चों की कैलोरी इंटेक 2500 से लेकर 2800 तक होनी चाहिए, और जो एथलीट है वो 3000 प्लस ले सकते हैं जो कि स्पोर्ट्स करते हैं। तीसरी बात, स्लो डाइजेशन पे हम बात कर रहे थे। आप खाना ग्रहण करें, खाएं, और उसके बाद आप फील करें 2 घंटे बाद भी आपका खाना कहीं नहीं हिल रहा, पेट में फूल रहा है, गैस बन रही है, बर्पिंग्स हो रहे हैं, डकारें आ रही हैं, और गैस बनने के साथ साथ ऐसा फील हो कि मन भारी भारी सा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हमने क्या ही खा लिया, तो इसका मतलब है आपका जो HCl है पेट में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बाइल के साथ, जिसका काम है आपके खाने को ब्रेक डाउन करने का ग्लूकोज में, वो जो बन रहा है बॉडी में वो कम बन रहा है, वो खाने को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, बॉडी को एसिड जनरेट करने के लिए फूड मील्स टाइम के बीच में गैप देना होता है। आयुर्वेदा कहता है ये गैप 6 घंटे का होता है, लेकिन हम तो हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ अपने मुंह में डाल ही लेते हैं। वो चीज़ हमारे पेट में जाती है, पेट को नहीं पता आप कितना खाएंगे, तो वो उतना ही एसिड जनरेट करेगा। अब उसका काम है एसिड जनरेट करना, वो करेगा। आपने खाना दिया, थोड़ा से स्नैकिंग कर ली, अब वो उसे तोड़ेगा, बाकी का एसिड ज़्यादा बनेगा, वो आपको एसिडिटी क्रिएट करेगा। तो इसीलिए स्नैकिंग, बिंज ईटिंग हमारे कल्चर में नहीं था, ये नया चीज़ें आई हैं। आप अपने मील्स को 3 मील्स रखें, आप बच्चे हैं तो 4 रख सकते हैं। इवनिंग होते होते खाने को थोड़ा सा, डाइट को स्लो कर दे, कम कर दे, प्रपोर्शन को कम कर दे, और बहुत ही हल्का भोजन ले। स्लो डाइजेशन हमारी बॉडी को वीक बनाता है, खाना पेट के अंदर सड़ता है, वो आंतों में जाता है, वहाँ से बड़ी आंतों में जाता है। इस सारे प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली नेचर कहता है जो आज आपने खाया बॉडी उसको एक्सट्रैक्ट करेगी, एसिमुलेट करेगी, और उसे अगले दिन डिस्कार्ड कर देगी जो भी वेस्ट है। जिसे भी स्लो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना ही बीमारियों की जड़ है। आपका इनपुट और आउटपुट एक जैसा होना चाहिए। अगर आप 2 मील्स ले रहे हैं तो अगले दिन मॉर्निंग आपका पेट बिल्कुल हल्का होना चाहिए, बशर्ते आपका जो खाना है वो जंक ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, हैवी, और ऐसा भोजन जो आपको खाने पे नींद की तरफ ले जाएं कि अब तो खा लिया, हमें तो सोना है। आजकल का कल्चर हम देखते हैं, लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, जो कि ठीक है, कभी कभार सेलिब्रेशन में खा लेना चाहिए, लेकिन बाहर रोज़ खाना आपको नहीं पता बॉडी के लिए कितना डेंजरस है। वो चीज़ें खाने से अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में, जो हमें बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा पेटों में दर्द रहना, लीवर जो स्वेल हो जाए, यहाँ पे राइट साइड आपके जो रिब्स हैं, रिब्स के नीचे अगर कोई ऑर्गन है तो उसे हम लीवर कहते हैं। बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन वही है, और वो निरंतर काम कर रहा है आपको आउटपुट अच्छा देने के लिए। लेकिन कभी कभी वो स्लगिश हो जाता है क्योंकि हम उसे गलत चीज़ फीड कर रहे हैं। एक्सेसिव ऑयली खाना, जंक खाना, बाहर के पैकेट वाले फूड्स खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता खाना, जो बॉडी के फाइबर कंटेंट कम होता है और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। शुगर और फैट जब कंबाइन होता है तो बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बनता है, जो बॉडी अलाउ नहीं करती,
ओकेजनली टेस्ट के लिए 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट ले लिया, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें खाने के बाद आप फील करते हैं 2 घंटे बाद आपको फिर भूख लग गई। क्यों? क्योंकि वो बना ही ऐसा है, वो बॉडी में जाता है, फास्ट ब्रेक डाउन होता है। फास्ट ब्रेक डाउन होने से वो आपको ग्लूकोज स्पाइक देगा और वो ब्लड के अंदर फटाफट जाके आपको एक एनर्जी देगा कि हाँ हमने तो बहुत अच्छा खाना खा लिया, लेकिन उतने ही तेज़ी से वो बर्न आउट हो जाएगा। इस ही रूटीन और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो ग्लूकोज स्पाइक करता है खाना। रिफाइंड फूड, एक्सेस शुगर, एक्सेस फैट मत लीजिए, जिससे लीवर की प्रॉब्लम्स आपको हो, लीवर आपका स्लो हो जाए, स्किन इश्यूज हो जाए, आई इश्यूज हो जाए, डाइजेशन इश्यूज हो जाए, जो बाइल रिलीज होना है, जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, वो सारे काम सही से नहीं होंगे। आजकल आपने प्रॉब्लम सुनी होगी गॉल ब्लैडर स्टोन, जहाँ पे गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर निकलने से लॉन्गर रन में कोई ऑप्शन नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपका खाना जो है बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। आप कोई भी पल्सेस, ऐसी दालें नहीं खा पाएंगे, बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी अपना जो डिटॉक्स फंक्शन है वो सही से नहीं कर पाती और वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा होने लगती है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और जो लिम्फैटिक है वो काम स्लो करता है, प्रॉपर नहीं करता, तो चीज़ें फंस के ग्रो करने लगती हैं, जिसका सर्जरी ही ऑप्शन है। उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, उस ऑर्गन को ही निकाल दिया जाता है। कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने गॉल ब्लैडर को प्रोटेक्ट करें। बहुत ज़्यादा केसेस गॉल ब्लैडर स्टोन के देखने को मिल रहे हैं। तीसरा इशू किडनी हमारी बॉडी में फिल्टरेशन का काम करती है। बहुत तरह की ब्लड फिल्टर, यूरिन फिल्टर, तो आप सोच सकते हैं फिल्टरेशन अगर बॉडी में ना हो तो बॉडी में कितना इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाएंगी। तो उसे भी करने के लिए योग अभ्यास हम करेंगे तो हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। हम आपको एक आसन दिखाएंगे जिसे कहते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए वज्र आसन में बैठ जाएं, मुट्ठी बना लें, दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के आसपास प्रेस करें, इनहेल करें और आगे की तरफ झुक जाएं। इनहेल करके वापस आएं, 3 से 4 बार इसे प्रैक्टिस करें, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें और आपकी किडनी बहुत अच्छा वर्क करेगी।